ब्रेक के बाद हम एक बार फिर हाजिर हैं। आज हम जिक्र कर रहे हैं फैज़ अहमद फैज़ की शायरी और उनकी ज़िंदगी का। हमारे साथ एक बहुत ख़ास पैनल मौजूद है। उसी बात को अगर हम आगे बढ़ाते हैं, जो उनकी फ़लसफ़े की हमने बात की, जो मुनीज़ा जी ने भी उसका जवाब दिया बहुत खूबसूरत। फैज़ की जो शायरी है और जो उनकी कलम जो एक दर्द कहती है, क्या वो दर्द उन्हें उस रूहानी कैफियत उनके ऊपर तारी हो जाती है, जैसे कि इन्होंने बहुत खूबसूरत गा के भी हमें सुनाया, और सूफ़ी कलाम के साथ वो जुड़ जाते हैं, लेकिन उनकी बात जो होती है वो आम आदमी और इंसान की रहती है, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें एक सूफ़ी सोच भी शामिल हो जाती है। देखिए, जो अरब इज़राइल मसला था और उसमें जब इज़राइल की ओर से बमबारी सिनाई पर हो रही थी, तो सरे वादी सीना में एक टुकड़ा आता है, हर एक अलिल उम्र को सदा दो कि अपनी फर्दे अमल संभाले, उठेगा जब जम्मे सर फरोसा पड़ेंगे दार और रसन के लाले, कोई न होगा जो बचा ले, कोई न होगा जो बचा ले, जजा सजा सब यहीं पे होगी, यहीं पर होगी, जजा सजा सब यहीं पे होगी, यहीं अजाब व सवाब होगा, यहीं से उठेगा सोरे महसर, यहीं पे रोज़ा हिसाब होगा। तो जिस आदमी का ये यकीन हो कि यहीं सब कुछ फैसला होगा, वो जेल उसके लिए बहुत बहुत मामूली सी चीज़ है। जेल की यात्रा उसके लिए उसका एक अटूट संकल्प है कि वो चले चलो कि मंजिल अभी नहीं आई। उनको पता है कि मंजिल अभी नहीं आई, और ये दाग दाग उजाला जो फैल गया है, ये ब्रिटिश हुकूमत और साम्राज्यवाद ने दोनों देशों के बीच में सुबह को सांप ने डस लिया है। किस सांप ने? साम्राज्यवाद के सांप ने हमारी सुबह को डस लिया है, और सारे बदन में दाग दाग उजाले हो गए हैं, सारे बदन में उसका विष भारत और पाकिस्तान दोनों जगह फैल गया है। बिल्कुल इसी बात को जावेद साहब अगर हम बढ़ाएं कि जो फैज़ साहब की शायरी है और जो उनका फ़लसफ़ा है और जो उनकी शायरी का जो रंग बदलता है, एक तहरीक का रंग हो जाता है, खुद उनके हालात, इंसानी दर्द या जो समाज में जो परिवर्तन हो रहा था तेज़ी से, वो कितना जिम्मेदार रहा? एक बुनियादी चीज़ मैं ये भी इस बात पे ज़ोर देना चाहूँगा कि फैज़ मजमूई तौर पे पूरा जो है कंप्लीट फैज़ जो है, अगर शुरू से आखिर तक आप पढ़ें तो आपको ये नज़र आएगा कि फैज़ के फ़िक्र अमल में, यानी कथनी और करनी में, वो किसी तरह का कोई फ़र्क नज़र नहीं आता उनकी शुरुआती ज़िंदगी से उम्र के आखिरी हिस्से पर तक, जिसकी तरफ मुरली जी ने इशारा किया ना कि सज़ा जज़ा सब यहीं पे होगी। बिल्कुल वो जो है रूहानियत का जहाँ तक ताल्लुक़ है, जाहिर है सूफियों ने इस पूरे माशरे को और ख़ासकर हमारे हिंदुस्तान में जिस तरह से इंसानियत का दर्स दिया, लोगों को इंसान की हैसियत से पहचाने का जो सबक दिया, किसी तरह की मजहबी शिद्दत पसंदी नहीं है। कोई भी अकीदा हो, किसी तरह का अकीदा रखने वाला है, लेकिन उसको इंसान की हैसियत से पहचानो। उनके हालात का जिक्र आप कुछ बताना चाह रहे थे। बिल्कुल और इसीलिए जो है फैज़ में वो जो एक हर चीज़ को जज्ब कर जाने की और बर्दाश्त कर लेने की जो कुव्वत थी, और किसी तरह का कोई रद्द अमल नहीं, कोई रिएक्शन नहीं होता था। सख्त से सख्त बात जो है आप कह दीजिए, एक तालिब इल्म की हैसियत से मुझे याद है कि जब वो यहाँ 78 में हमारे उस्ताद थे प्रोफेसर मोहम्मद हसन, बुनियादी तौर पे उन्हीं की दावत पे वो आए थे जेएनयू में, मैं तालिब इल्म था। तो जो गज़ल आई थी उससे पहले मजरूह की गज़ल थी, उसी ज़मीन पर उन्होंने गज़ल कही थी, जिसका एक शेर था कि क्यों मशले दिल फैज़ छिपाओ तहे दामा, बुझ जाएगी यूं भी कि हवा तेज़ बहुत है। तो मैंने बहुत डायरेक्ट सवाल उनसे किया। मैंने कहा फैज़ साहब, हम तो आपको उम्मीद और हौसले का शायर मानते हैं, इस शेर में जो आपने बात कही है, तो आप में जो कहीं शायद उम्मीद का दामन आप छोड़ रहे हैं। आप ये कह रहे हैं बुझ जाएगी यूं भी कि हवा तेज़ बहुत है। तो मुझे देखा उन्होंने, फिर मुस्कुरा के बोला कि इसमें आपको कोई उम्मीद नज़र नहीं आती है। मैंने कहा नहीं, मुझे तो महसूस नहीं होता।
तो उसके बाद वो खामोश हो गए। आगे जो है वो मुझे देखते रहे, कोई जवाब नहीं दिया। आज मैं जब सोचता हूँ तो मैं ये समझता हूँ कि एक नौजवान तालिब इल्म की हैसियत से जो मेरा उस वक्त रिएक्शन था उसको फैज़ ने पहचाना। और आज इस शेर पर गौर करें तो सचमुच इसमें भी उम्मीद की एक बात है जो आपको आगे ले जाने की कोशिश ले जाने करती की है। बात करती है। तो ये जो ज़िंदगी का फ़लसफ़ा था फैज़ का, और क़ुव्वत बर्दाश्त जिस तरह की उनमें थी, ये बहुत कम लोगों में बेशक देखने के उन्होंने लिए बहुत मिली। ज़्यादा बर्दाश्त किया, अच्छे अच्छे टूट जाते हैं। विद्या जी, आप उनका फ़ारसी का कलाम भी पेश करती रही हैं, या अगर आपके उनके ज़बान और उनके अंदाज़ का जो आपको बेहद रंग पसंद हो उसके बारे में आप हमसे बात ज़रूर करें। देखिए, पहले तो जब जब भी इन लोगों की संगत में होती हूँ तो हमेशा लगता है कि काश मेरी भी मुलाकात हुई होती उनसे। क्या बात है। लेकिन दूसरी छोर ये भी लगता है, मुलाकात ना होते हुए भी ऐसा लगता है कि कितने करीब हैं हम उनके। ये जो उन्होंने जो कही है बातें, वो इतना, उसमें एक इतना रस है, इतनी गहराई है कि कोई भी उससे जुड़ सकता है। और बहुत सालों बाद, बहुत सदियों बाद भी शायद ये बात मायने रखेगी। और दूसरी बात मुझे ये भी लगती है कि किसी भी आर्टिस्ट के लिए, जो कंज्यूमेट आर्टिस्ट जिसको कहा जा सकता है, और फैज़ साहब ऐसे ही शायद एक शायर थे, क्योंकि उनका समाज के साथ, रियलिटी के साथ इतना जुड़ाव था कि वो इतनी सारी बातें कह सकते थे। इफ़ यू आर रूटेड इन द रियलिटी ऑफ एवरीबडीज एग्जिस्टेंस, कि आप हर एक की बात सुनने को तैयार हैं, आपको हर बात में कुछ गहराई दिखती है। ज़मीन का साथ उन्होंने नहीं छोड़ा। बिल्कुल। तो इसीलिए शायद ये मेरा अनुमान है, आप लोग उस्ताद हैं, पर मुझे लगता है इसीलिए शायद उनका जो काम है, उनकी जो शायरी है, उसमें इतने अलग किस्म के रंग हैं। देयर आर सो मेनी ब्यूटीफुल कलर्स इन हिज कैनवस ऑफ पोएट्री, और ये शायद प्रोग्रेसिव राइटर्स की भी खासियत रही है, क्योंकि वो एक जुड़ाव जो रहा है, और वो जो दौर रहा है जिसमें ये इतनी खूबसूरत चीज़ें निकल के आई हैं, वो एज एन आर्टिस्ट आई मिस टुडे। कि वो एक आइडियलिज्म, वो एक टुगेदरनेस, एक साथ मिशन कहिए आप उसको, समाज के प्रति और लोगों को एकजुट करने के प्रति, अमन के प्रति, इतने सारे कॉमन थीम्स थे जो कि आज भी उतना ही सिग्निफिकेंस है उन थीम्स का। लेकिन वो शायद वो माहौल नहीं है कि हम उसको उस इंटेंसिटी से पेश कर सके। इसीलिए मुझे लगता है, आई फील वेरी ग्रेटफुल कि इस तरह का कलाम आज भी गाने का मौका मिल रहा है। आज भी हम कह सकते हैं, अभी मैं कराची में गा के आई हूँ, कि हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे। और यही जो बाउंड्रीज जिसको फैज़ साहब अपनी सारी ज़िंदगी जिसके खिलाफ वो लड़ते रहे, कि आज हिंदुस्तान से कोई वहाँ गया और हम देखेंगे गा के आगे, इससे बड़ी खुशी होती है कि कोई रंग याद आ रहा है आपको इस वक्त? और हर जगह खाक नशीनों की बात करना और तख्त गिराने की बात। कोई रंग आप अभी हमारे सामने प्रस्तुत कर सकें जो आपको याद आ रहा हो इसी वक्त? 2 ही लाइनें सुनाऊंगी। बिल्कुल, 2 लाइनें। हाँ हाँ। हम देखेंगे कि बात हो रही है। इट्स आइकॉनिक, इट्स लाइक एन एंथम। तो वो दिन के जिसका वादा है हम देखेंगे, जो लोहे अज़ल में लिखा है हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे। देखिए, मैं म्यूजिशियन हूँ। आमतौर पे जो है काफी तामझाम होता है साथ में, एक लेपल के साथ गाना शुरू करना। सोज यकीनन नहीं, आपकी आवाज में बहुत सोज है। सिर्फ ट्रिब्यूट कहा जा सकता है। ना बहुत सोज है। आगे अगर हम बढ़े इसी बात को, एक जगह नून मीम राशिद ने कहीं लिखा है कि फैज़ साहब जो हैं वो हकीकत पसंदी और रुमान पसंदी के दो राहे पर खड़े हैं। अब देखना यह है कि वो कौन सा रास्ता इख्तियार करते हैं। तो अगर उनके उस रास्ते की हम बात करते हैं, तो जो रास्ता उन्होंने चुना, क्या वो उस वक्त या उस हालात की डिमांड थी, या फैज़ साहब के जहन में एक ऐसी हलचल थी या एक ऐसी तहरीक थी कि वो चाहते थे कि आम आदमी की बात हो? देखिए, जो तराना उन्होंने लिखा है
वो तराना आज आपको अचरज होगा। बहुत सारे रिसर्च स्टूडेंट्स और बहुत सारे एक हमारे यहाँ मिस्त्री है, उसको जब भी मैं फ़ोन करता हूँ तो रिंगटोन जो उसने लगाया हुआ है, हम मेहनत कस जग वालों से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक खेत नहीं एक देश नहीं हम सारी दुनिया मांगेंगे जब सब। अब ये रिंगटोन लगाया हुआ है। तो उससे मैंने कहा कि तुम ये रिंगटोन कहाँ पाए? बोला गुरुजी आपको चाहिए तो मैं दिलवा दूंगा। अच्छा, और ये जो रिंगटोन ही नहीं है, जो सरेवादी सिंधिया में जो समर्पण लिखा है उन्होंने, वो समर्पण तो गजब का है। जिस समर्पण में वो कहते हैं कि तांगे वाले के नाम, डाकिए के नाम, रेल वाले के नाम, और उसको समर्पित है वो कलेक्शन दहकानों के हाँ, नाम की हाँ, बेवाओं जी, के नाम। उन लोगों को डेडिकेटेड है जिसके ढोरों को जालिम हका ले गए, जिसके ढोरों को जालिम हका ले गए, जिसकी बेटी को डाकू उठा ले गए, हाथ पर खेत से एक अंगुष्ठ पटवार ने काट ली, रात में जिनके बच्चे बिलखते हैं और नींद की मार खाए हुए बाजुओं से संभलते नहीं। और क्या किलों के लिए लिखा है उन्होंने। और ये जो जुबान है, ये आप देखो कि कैसी जुबान, ये जुबान आई कहाँ से। फैज साहब के बारे में ये बहुत मशहूर है कि 12 साल की उम्र में वो घर से आधी रात को 9-10 बजे निकल जाते थे और जाकर के थिएटर, रामलीला या नाट्य मंडली या कोई ऐसी सूरत वाला जो खेल हो रहा हो, खास के थिएटर, वो रात भर देखते रहते थे, चुपचाप डरे सहमे घर लौटते थे। ये और ये मेरे लिए भी नई बात। हाँ हाँ, ये कई लोगों ने ये रेमिनिस्सेंसेस में लिखा है। और जो जुबान उनकी है, जो आम लोगों तक पहुंच जाती है, उसका कारण यही है कि वो थिएटर में जो डायलॉग होता है, उस डायलॉग की जुबान उनकी रचनाओं में भरी पड़ी है। बिल्कुल बातचीत और का हाँ जो रूमानियत है, आपने जिसका जिक्र किया, रूमानियत और हकीकत हकीकत पसंदी, पसंदी, हाँ। नून मीम राशिद के ताल्लुक से बुनियादी चीज़ ये है कि फैज़ की रूमानियत हमें हकीकत पसंदी की तरफ ले जाती है, वही रूमानियत जो है हमें इनकलाब की तरफ ले जाती है, और वही रूमानियत जो है उनको फैज़ को आम लोगों के साथ जा कर के जोड़ती है, जहाँ आम कारी जो है, पढ़ने वाला या सुनने वाला उनकी शायरी को ये महसूस करता है कि ये तो मेरे ही दिल की बात है। बिल्कुल, वो बहुत बड़ी आसानी से आम जी आदमी हाँ। तक पहुंच जाते हैं। बातचीत का सिलसिला हम जारी रखेंगे, ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए विमर्श।